हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सर्वांग समता। ठीक है, सर्वांग समता से अगर हम समझें, सर्व मतलब सभी, अंग यानी कि भाग, समता मतलब बराबर। तो ऐसे आकृतियां जिसके सभी अंग बराबर होते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? सर्वांग सम। कि वो दोनों आपस में क्या है? सर्वांग सम यानी कि बराबर है। ऐसे ही हम उसके उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए आप अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखिए, जैसे हम नमस्ते करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो एक हाथ है उसने दूसरे हाथ को पूरी तरह से ढक लिया है। क्यों? क्योंकि दोनों हाथों के आकार और माप क्या है? बराबर है। तो ऐसी आकृतियां हमारी क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 10 के नोट है, ठीक है। आपने उन दोनों को एक के ऊपर एक रखा, तो आपने देखा कि एक नोट ने दूसरे नोट को पूरी तरह से ढक लिया है। क्यों? क्योंकि दोनों का क्या है? आकार और माप दोनों के क्या है? बराबर है। तो यानी कि वो दोनों नोट क्या है? सर्वांग सम है। ऐसे एक और ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक 10 का नोट है और एक 100 का नोट है। अब आपको पता है 10 का नोट छोटा होता है और 100 का नोट बड़ा होता है। तो अगर आप उसे ढकेंगे एक दूसरे के, तो वो क्या होगा? पूरी तरह से नहीं ढकेगा। तो यानी कि वो दोनों आकृतियां क्या है? सर्वांग सम नहीं है। ठीक है, तो सर्वांग सम कौन सी आकृतियां होती है? ऐसी आकृतियां जिसके सभी अंग समान यानी बराबर है। ठीक है ना, वो क्या कहलाती है? हमारी सर्वांग सम आकृतियां। ठीक है, सर्वांग सम आकृतियां समान आकार और समान माप की होती है। ठीक है ना, तो हमने पढ़ा सर्वांग समता का मतलब क्या है? सभी अंग बराबर यानी कि जिसके सभी भाग समान हैं और समान माप के होते हैं। ठीक है, अब जो सर्वांग समता का जो चिन्ह होता है वो होता है ये बराबर और उसके ऊपर ये निशान। तो ये किस चीज का चिन्ह है? सर्वांग समता। ठीक है, तो अगर हम ये लगा देंगे तो हम इसका क्या मतलब है कि 2 आकृतियां सर्वांग सम हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं त्रिभुजों में सर्वांग समता। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 2 त्रिभुज है। एक का नाम है ABC और एक है DEF। इसमें हमें बोल रखा है कि AB बराबर है 4 सेंटीमीटर, BC बराबर है 5 सेंटीमीटर और AC बराबर है 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार DE में DE बराबर है 4 सेंटीमीटर, EF बराबर है 5 सेंटीमीटर और DF बराबर है 6 सेंटीमीटर। तो हमने देखा कि इन दोनों की जो आकार है वो बराबर है, दोनों ही त्रिभुज है, और दोनों की जो भुजाओं के माप है वो भी क्या है? बराबर है। यानी कि AB बराबर है किसके? DE के। कितना है? 4 सेंटीमीटर। वैसे ही BC बराबर है EF के 5 सेंटीमीटर और AC बराबर है DF के 6 सेंटीमीटर। तो ये तीनों क्या है? बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर ये तीनों बराबर है, तो कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है किसके? हम देखें AB के बराबर कौन सी भुजा है? DE। तो हम क्या लिखेंगे? DE। BC के बराबर क्या है? EF। तो यहाँ क्या आ जाएगा? F। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। ठीक है,
अब अगर ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, यानी कि इसके सभी कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, और सभी भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अगर ये दोनों त्रिभुज हमने सिद्ध कर दिया है कि ये सर्वांग सम है, तो हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर होगा कोण डी के, और कोण बी बराबर होगा कोण ई के, और कोण सी बराबर होगा कोण एफ के। क्यों? क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण है। ठीक है, तो अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके सभी कोण भी क्या होंगे, बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण, या फिर सीपी सीटी। ठीक है, तो अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके सभी कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, और हम उसे किससे दिखा सकते हैं, सीपी सीटी से, या फिर सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण लिखकर। ठीक है, इसी में अगर हमारे पास त्रिभुज एबीसी है और हम ये लिख दे कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है ई एफ डी के, ए बी सी सर्वांगसम है ई एफ डी के, तो ये क्या होगा, गलत। क्यों? क्योंकि जो हमारी भुजा ए बी है क्या वो ई एफ के बराबर है? ए बी भुजा क्या ई एफ के बराबर है? नहीं, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो जब आप त्रिभुजों के नाम लिखेंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो बराबर भुजा है उसको बराबर भुजा के से ही नाम लिखा जाए। ठीक है ना, जैसे त्रिभुज एबीसी का नाम मैंने क्या लिखा है, किसके सर्वांगसम लिखा है, डीईएफ के। क्यों? क्योंकि ए बी बराबर था डीई के, बीसी बराबर था ईएफ के, और एसी बराबर था डीएफ के। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं सर्वांग समता में त्रिभुजों के कि हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वांग समता के नियम। नियम सबसे पहला नियम है एस 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 सर्वांग समता। एस का मतलब होता है साइड, जिसे हम भुजा भी कहते हैं, यानी कि साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा। यानी कि अगर दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ले लेते हैं हम दो त्रिभुज। मान लीजिए आपके पास दो त्रिभुज दिए हैं, एक का नाम है ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर है 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है 5 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर है 6 सेंटीमीटर। एक और त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू, और पी क्यू बराबर है 3 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर है 5 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने देखा कि ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है क्यू आर के 5 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर है पी आर के 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो यानी कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा किसके, ए बी पी क्यू, त्रिभुज पी क्यू बी सी यानी कि क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है पी क्यू आर के, और कौन सी सर्वांग समता से, एस 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 सर्वांग समता। हमें कैसे पता चला एस 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 सर्वांग समता है? क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, साइड है, ये भी क्या है, साइड है, और ये भी क्या है, साइड। तो तीनों क्या है, साइड है, तो इसलिए ये कौन सा सर्वांग समता है, एस एस एस। ठीक है, ऐसे ही अब हम पढ़ते हैं एस ए एस सर्वांग समता के बारे में। दूसरा एस ए एस सर्वांग समता।
एस का मतलब है साइड यानी कि भुजा, ए का मतलब है एंगल यानी कि कोण, और एस का मतलब है साइड। यानी कि अब क्या होंगे, दो भुजा बराबर होगी और एक कोण बराबर होगा। तो अगर दो भुजा और एक कोण बराबर है तो हमारी कौन सी सर्वांग समता है, SAS सर्वांग समता। त्रिभुज है हमारे पास एक LMN और एक है DEF, जिसमें LM बराबर है 3 सेंटीमीटर और MN बराबर है 5 सेंटीमीटर और जो कोण M है वो है 40 डिग्री का। सेम ऐसे ही DE में DE बराबर है 3 सेंटीमीटर, EF बराबर है 5 सेंटीमीटर और कोण E बराबर है 40 डिग्री। तो अगर हम लिखें LM बराबर है किसके, DE के 3 सेंटीमीटर और MN बराबर है EF के 5 सेंटीमीटर और कोण M बराबर है कोण E के 40 डिग्री। तो ये क्या है, साइड हो गई, ये भी क्या हो गई, साइड हो गई, ये क्या हो गया, एंगल। तो ये हमारी कौन सी सर्वांग समता हो गई, SAS। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज LMN सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के, किससे, SAS सर्वांग समता के कारण। ठीक है, तो SAS सर्वांग समता में हमने क्या देखा, दो भुजाएं बराबर है और एक कोण बराबर है। अब हम पढ़ते हैं ASA सर्वांग समता के बारे में। ASA सर्वांग समता, A का मतलब एंगल, S मतलब साइड, अगेन A मतलब एंगल यानी कि कोण, भुजा और कोण। अब की बार जो हमारी सर्वांग समता है उसमें क्या होंगे, दो कोण बराबर होंगे और एक भुजा अगर बराबर है तो यानी कि कौन सी सर्वांग समता लग जाएगी, ASA। तो हमारे पास त्रिभुज है DEF और PQR। ठीक है, दो त्रिभुज, एक है DEF और एक है PQR, जिसमें DE बराबर है 70 डिग्री और कोण E बराबर है 75 डिग्री और भुजा DE बराबर है 3 सेंटीमीटर के। सेम कोण Q बराबर है 70 डिग्री, R बराबर है 75 डिग्री और QR बराबर है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे को क्या दिख रहा है कि कोण D बराबर है किसके, कोण Q के 70 डिग्री, कोण E बराबर है कोण R के 75 डिग्री और DE भुजा बराबर है किसके, QR भुजा के 3 सेंटीमीटर। तो ये जो सर्वांग समता हो गई हमारी कौन सी हो गई, त्रिभुज DEF सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज। अब D है, कोण कौन सा लिया, D, तो कोण D किसके बराबर है 70, तो यहाँ पे कौन सा है, Q, तो Q आएगा सबसे पहले। E कोण बराबर है 75 के, तो यहाँ पे कौन सा है, R, तो QR और F बराबर होगा किसके, P के। सर्वांग सम है कौन सी, अगर हम ये देखें तो ये क्या है, एंगल, ये भी क्या है, एंगल, और ये क्या है, भुजा यानी कि साइड, यानी कि ASA सर्वांग समता से। ठीक है ना, तो हमने देखा ASA सर्वांग समता में क्या था, दो कोण बराबर थे और एक भुजा बराबर थी। अब हम पढ़ेंगे RHS सर्वांग समता के बारे में। RHS चौथा है, RHS सर्वांग समता। RHS सर्वांग समता में क्या होंगे, दोनों दो त्रिभुज दिए होंगे, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समकोण होंगे और समकोण R से मतलब राइट एंगल,
यानी कि समकोण, H से मतलब हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, और S से मतलब साइड यानी कि भुजा, जिसमें एक दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समकोण होंगे, दोनों कर्ण बराबर होंगे और एक भुजा दोनों की बराबर होगी। ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, RHS सर्वांग समता। ऐसी सर्वांग समता को हम क्या बोलते हैं, RHS सर्वांग समता। ठीक है, तो मान लीजिए दो त्रिभुज आपके दिए हुए, एक है PQR और ABC। दो त्रिभुज दे रखे, एक है QRP और एक है ABC, जिसमें दोनों ही क्या है, समकोण है, यानी कि ये कोण कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, और भुजा क्यूब R बराबर है 3 सेंटीमीटर, वैसे ही भुजा AC भी बराबर है 3 सेंटीमीटर, और कोण भुजा QP बराबर है 5 सेंटीमीटर, और AB भुजा बराबर है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने देखा कि QR बराबर है किसके, AC के 3 सेंटीमीटर, कोण R बराबर है कोण C के 90 डिग्री, और QP बराबर है AB के 5 सेंटीमीटर। तो इसमें हमने देखा एक कोण 90 डिग्री का है यानी कि समकोण है, एक भुजा बराबर है दूसरी भुजा के यानी कि साइड, और एक है कोण यानी कि R, और ये क्या है, QP बराबर है AB के। QP क्या है, हमारी कर्ण, तो यानी कि H। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज QRP सर्वांग सम होगा हमारे त्रिभुज ACB के। कौन सी सर्वांग समता से, RHS सर्वांग समता। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा सर्वांग समता के बारे में। सबसे पहले सर्वांग समता आकृति ऐसी आकृति होती है जिसके सभी अंग बराबर होते हैं यानी कि समान माप के होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा सर्वांग समता के नियम, जिसमें हमने 4 नियम पढ़े। सबसे पहला था SSS सर्वांग समता, जिसमें यानी कि भुजा 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 यानी कि तीनों भुजा अगर बराबर है तो वो दो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा SAS यानी कि भुजा कोण भुजा, यानी कि अगर दो भुजा और एक कोण बराबर है तो वो हमारे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा ASA सर्वांग समता। ASA मतलब कोण भुजा कोण, यानी कि दो कोण और एक भुजा अगर बराबर है तभी भी हमारे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा RHS सर्वांग समता, यानी कि समकोण कर्ण भुजा, यानी कि दोनों त्रिभुजों में अगर एक कोण 90 डिग्री का हो, एक भुजा बराबर हो और एक दोनों के कर्ण बराबर हो तो वो क्या कहलाती है, RHS सर्वांग समता। ठीक है, होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।